तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आज एक बहुत ज़्यादा और आप सभी की डिमांडेबल क्लास फाइनली हम लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर हमें डेरिवेशंस बता दो, कितने नंबर के आते हैं सर, कैसे तैयार करना चाहिए। तो बेटा आज का अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डेरिवेशंस को तैयार करोगे, कैसे डेरिवेशंस को तैयार किया जाता है, कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। कितने डेरिवेशंस हमको पढ़ने चाहिए जिससे कि हमारे डेरिवेशंस में 20 से 25 नंबर भाई कवर हो जाएं। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कीजिए आज का सेशन। चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। तो देखो आप सभी को पता होगा भाई, अगर हम डेरिवेशंस की बात करते हैं फिजिक्स में, तो डेरिवेशंस बेटा आपको एग्जाम में 20 से 25 नंबर दे के जाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे कहते हैं सर अगर हम डेरिवेशन तैयार ना करें तो क्या हमारा फिजिक्स में 90 प्लस आ जाएगा, तो भाई नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप डेरिवेशंस नहीं पढ़ोगे तो 20 से 25 नंबर आप कट कर दीजिए। फिर बात करते हैं भाई डेरिवेशंस को तैयार कैसे किया जाता है। अगर मैं पूरी बुक चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक की बात करूं तो पूरी बुक से आप देखोगे केवल और केवल 40 से 50 डेरिवेशंस ही ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जो बच्चे डेरिवेशन का मतलब नहीं जानते भाई, इसका मतलब होता है फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 5-5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो बात आती है सर हमें कितने डेरिवेशंस तैयार करने चाहिए जिससे हमारे एग्जाम में डेरिवेशंस में कम से कम 20 से 25 कवर हो जाएं भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा आप 35 से 40 या फिर आप टोटल मान के चलिए 40 से 50 डेरिवेशंस आपको तैयार करने हैं बस। आप अगर पर डे आप 2 डेरिवेशंस भी उठाते हो ना चैप्टर 1 से, तब भी आप 15, 20, 30 एक महीने मान लो यार सारे डेरिवेशंस आप कवर कर पाओगे। अब इतना तो टाइम यार आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को सभी बच्चे याद रखना भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से डेरिवेशंस सर हमको तैयार करने हैं जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम चैप्टर 1 से उठाते हैं। आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 स्थितियां पढ़ी हैं, एक अक्षीय स्थिति है और एक निरक्षीय स्थिति है, दोनों ही डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर अक्षीय या फिर निरक्षीय, ठीक है, अक्षीय निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर मैं शॉर्ट लिखूंगा, बस पूरा बोल दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप लोग भी जानते हो। तो हमें अक्षीय निरक्षीय स्थिति में दोनों ही कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं बेटा, ठीक है, अक्षीय स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है E बराबर 9 × 10⁹ 2p/r³ निकल के आता है। और अगर मैं निरक्षीय स्थिति की बात करता हूं तो E बराबर 9 × 10⁹ p/r³ निकल के आता है। बट ये दोनों ही डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूं हमारे ज़्यादातर बच्चों ने इनको तैयार कर लिया होगा भाई। तो सभी बच्चे बताओ भाई, ये वाला तैयार है ना सभी को? झूठ मत बोलना, हो तभी बताना, अगर नहीं किए हो तो आज से खुद से एक प्रॉमिस कर लो कि मैं डेली बेसिस पर 2 डेरिवेशंस चैप्टर 1 से तैयार करूंगा। और उसके लिए एक पर्सनल कॉपी बना लो डेरिवेशंस की, उसमें केवल डेरिवेशंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस लिखो फिजिक्स के, आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो कॉपी बनाओ, उसमें 2-2 डेरिवेशंस पहले तैयार करो, फिर उन्हें लिखो, तैयार करो फिर लिखो। और जब अगले दिन जाओगे भाई तैयार करने के लिए तो पहले पुराने वालों का रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे करके तैयारी होता है। बट आप लोग क्या सोच रहे हो, तो एक ही दिन में सर हम 35 के 35 उड़ा देंगे भाई, नहीं होता यार, इतना कैपेसिटी आपका नहीं है। अगर इतना कैपेसिटी होता ना तो आप शायद 100 में से 95, 99 या फिर कुछ ग्रेड बच्चे 100 में से 150 नंबर ला रहे होते भाई, ठीक है। तो इतना कैपेसिटी किसी का नहीं होता है। एक रूटीन बना लो कि मैं डेली बेसिस पर 2 डेरिवेशन तैयार करूंगा, बस खुद से प्रॉमिस कर लो, हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं और इसका प्रूफ, ठीक है, क्या समझते हैं, इसकी उपपत्ति भी दीजिए। इसका प्रूफ भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो भाई सभी बच्चे इसको भी तैयार अच्छे तरीके से कर लेना। उम्मीद करता हूं देखो गॉस की प्रमेय तो जनरली सभी बच्चे तैयार कर लेते हैं। फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। तो अगर कोई
बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये डेरिवेशन भी आपको 2024 के पेपर में भाई जरूर देखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। देखो पहला चैप्टर से बहुत सारे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। एक गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी डेरिवेशन बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तो E बराबर वही 9 × 10⁹ λ/r²। अगर आपने 2 λ/r पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लिया करो। एक आपका अनंत आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें से बताओ कितने डेरिवेशन आप सभी को तैयार हैं भाई, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। जितने भी तैयार हो आप लोग कमेंट कर दो सर हम इतने तैयार हैं, ठीक है। एक अनंत आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना सभी बच्चे, ओके क्लियर है यहां तक। तो अनंत आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आता है। अनंत आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये डेरिवेशन भी आपको 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो निकल के आता है E बराबर σ/2ε0 यहाँ पर निकल के आता है। और शायद सभी बच्चों को पता होगा भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जल्दी से बताओ जितने भी डेरिवेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप सभी को तैयार हैं भाई। चैप्टर 1 डेरिवेशंस की दृष्टि से और न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आप इसको भाई इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको ये पढ़ना होएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको भी तैयार करना होएगा। सिग्मा हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो ये 4 डेरिवेशंस में से आपको कितने आते हैं मुझे कमेंट करके बता दो। देखो डेरिवेशंस तो और भी हैं, बट मैं आपको कौन से बता रहा हूँ जो आपको तैयार करने ही करने हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी लेना हो, नोट कर लो जिनको भी नोट करना हो। चलिए भाई, अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे ज्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना भाई, वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब सभी बच्चे बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप लोग तैयार कर चुके हो या फिर नहीं, कमेंट करें सभी बच्चे। कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, टेंशन क्यों लेते हो भाई, ठीक है। चलिए तो यहां पर भी देखो अक्षीय निरक्षीय स्थितियां हैं दोनों की। अक्षीय, एक तो इसको तैयार कर लेना, अक्षीय/निरक्षीय स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बिकॉज उतना टाइम बेटा नहीं होता है, ठीक है। आप लिख लेना, अक्षीय या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहां पर जो अक्षीय स्थिति वाला निकल के आता है V बराबर 9 × 10⁹ P/r² रहता है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव बेटा वो 0 होता है। तो ये भी हमारा 7-8 साल आई थिंक पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 3 से 4 साल आया हुआ है, तो इनको भी आप तैयार कर लेना। अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले डेरिवेशन तैयार कर लिए ना, दोनों के दोनों उन्हीं के ऊपर आधारित है भाई। थोड़ा सा चेंजेज है, ये अदिश राशि है वो सदिश राशि है, तो वहां पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगानी पड़ती है भाई, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, बट इतना तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। ये भी डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो बेटा, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ओके। अगर आप सोच रहे हो कि सर बिना तैयार किए काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला है, ओके। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। C बराबर ε0 KA/D, एक तो ये डेरिवेशन रहता है यहाँ पर। एक और रहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई भाई, इसको भी तैयार कर लेना। आंशिक रूप से
परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी है। ओके, तरीका सेम है, करने का तरीका भी सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो। तो हमारा जो निकल के आता है बेटा वो है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, ये डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है वो एग्जाम में यहां से नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या वो एग्जाम में आएंगे? भाई नहीं आने वाले। उनके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाए, बट वो आपसे डेरिवेशन के फॉर्म में कभी नहीं पूछे जाते हैं कि भाई 3 संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, उनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, नहीं आएगा। समांतर क्रम वाला नहीं आएगा, बट न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप स्किप मत करना। तो ये 3 डेरिवेशन तो भाई यहाँ से 102% तैयार कर लेना अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका मन करता है सर हमें तैयार नहीं करने, या फिर सर हमको तैयार हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं भाई। तो जल्दी से बताओ ये 3 या 4 डेरिवेशन बेटा तैयार हैं आप लोगों को या नहीं? जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे, सभी कमेंट करके बताएं क्या ये 3 डेरिवेशंस आप सभी बच्चों को तैयार हैं या फिर नहीं। कमेंट करें जल्दी से। तैयार हैं भाई? चलिए, उम्मीद करता हूं तैयार होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 3, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। और उसके बाद इसमें रहता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। किसके आधार पर? अनुगमन वेग कह दे या अपवाह वेग कह दे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति दीजिए। ओम के नियम की व्युत्पत्ति दीजिए। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप लोग स्किप करके मत जाना, इसको भी तैयार कर लेना। आई थिंक हमारे कुछ बच्चे तैयार करके बैठे होंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा भाई आप लोगों से बोलूँगा तैयार कर लेना। किरचॉफ के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई इस चैप्टर से। किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों ही नियम हमें यहाँ पर बताने हैं। पहला नियम बताओ किस राशि के संरक्षण पर आधारित है सभी बच्चे, और दूसरा नियम बताओ किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। अगर आपने पढ़ रखा है तो जवाब दे पाओगे, जल्दी से कमेंट करो सभी, ज़्यादा देरी मत करना। चलिए आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक स्थापित कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। देखो आप सभी ने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ रखा भाई, पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर, के संतुलित होने पर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S व्युत्पादित कीजिए। मतलब हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, ये आप सभी को मैंने करवा रखा है भाई किरचॉफ के नियम के आधार पर। आई थिंक आप लोगों ने इसको तैयार गलती से कर लिया हो तो अच्छी बात है। कितने बच्चों ने भाई कर रखा है इसको तैयार? जल्दी से कमेंट कर दो हमें। जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 10वां क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, 3 चैप्टर से 10 क्वेश्चंस हमको मिल गए भाई। कितने मिल गए? 10 क्वेश्चंस, और केवल वही बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनको तो आप लोग जरूर तैयार करोगे। इसके साथ साथ अगर आपका और भी मन करता है, आपकी स्वेच्छा है, वो कर सकते हो, मना नहीं करूंगा भाई। तो जल्दी से बताओ 10 में से कितने क्वेश्चन बेटा आपको आते हैं? फरहान बेटा तो मोबाइल में रिचार्ज करा लो, पढ़ना तो पड़ेगा ना, वाईफाई नहीं चल रहा तो आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करा लो यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें आप लोगों को? जल्दी से बताइए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बायो सेवर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं? बायो सेवर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही
लूप हो सकता है या फिर कुंडली कह सकता है वो, ठीक है, याद रखना। लूप कहेगा या फिर क्या कहेगा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। इसको आप लोग तैयार कर लेना सभी बच्चे अच्छे तरीके से। मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। अगर वो कुंडली की बात करेगा तो B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ओके, तो सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, आई थिंक सभी ने पढ़ा हो। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी धारावाही तार के निकट, ठीक है, ये वाला तैयार कर लेना सभी बच्चे। अगर नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करने वाले भाई, ठीक है। ओके, धारावाही परिनाल का कह दो, सहायता से धारावाही चालक तार कह दो, चालक तार के निकट, चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। B बराबर आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर हमारा निकल के आता है। ये भी आपको 2024 में देखने को मिलेगा। अगर तैयार कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो भाई तैयार कर लेना। अगर नहीं करोगे तो नुकसान अपना करने वाले हो। ओके, तैयार कर लिया है भाई, नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो कर लेना, और कर चुके हो तो अच्छी बात है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल के लिए, ठीक है ना, जो बल लगता है उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो F अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। बताइए कितने बच्चों ने इसको तैयार कर रखा भाई, जल्दी से बताइए। सभी ने तैयार कर रखा है। ये वाला डेरिवेशन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई, कई बार साल पूछा गया बच्चा। 11 में आया है, 13 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 20 में आया और 23 में भी आया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, 18, 19, 20 हर साल आ रहा है भाई ये। तो 2011 से लेकर ये वाला डेरिवेशन 2023 तक लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, हर साल पूछा गया है। तो आप इसको स्किप करके आओगे क्या भाई, जल्दी से बताओ। नहीं करके जा सकते ना, ये आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कितने डेरिवेशंस भाई यहां तक तैयार हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। अगर तैयार हैं तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वृत्ताकार धारावाही लूप, या फिर कह सकते हो आयताकार कुंडली या आयताकार लूप, ठीक है, उसके लिए बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए आयताकार लूप, ठीक है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप या आयताकार लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये टाउ बराबर निकल के आता है बेटा NIAB साइन थीटा। अगर आप NIA को हटा दोगे तो इसकी जगह पर MB आ जाता है, तो टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो लिख लेना सभी बच्चे, इसको मैं बता दे रहा हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव कह दो या आयताकार लूप कह दो, आयताकार लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी आपको 2024 में बेटा देखने को मिलेगा। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो मेरे को कमेंट करके बताओ कितने डेरिवेशंस आपको इनमें से तैयार हैं। सभी बच्चे कृपया करके कमेंट करके बताएं, जितने क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं। देखो चल कुंडली धारा भी इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप तैयार मत करना। ओके, क्लियर है यहां तक भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 15। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हैं? चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल से आप क्या समझते हैं? मॉडल से आप क्या समझते हैं?
इसके आधार पर प्रतिचुंबकत्व, इसमें 3 आते हैं भाई, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, स्लैश अनुचुंबकत्व स्लैश लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। अगर आपने इसको तैयार कर लिया बेटा तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कर लेना। लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए, ओके, कर लेना इनको तैयार, स्किप करके मत जाना कि सर हमने तैयार नहीं करना है, सर ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो भाई आपके अकॉर्डिंग नहीं आने वाला, बट आएगा वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, भाई कितने इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी अंदाजा लगा लेना भाई, हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। कितने बच्चों को भाई ये क्वेश्चन आता है, कमेंट करके बताओ। फैराडे ने 2 नियम दिए भाई, एक न्यूमैन का नियम कहलाता, दूसरा लेंज का नियम कहलाता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। सभी बच्चे भाई बताओ जल्दी से, उल्लेख कीजिए। नहीं तैयार किए बेटा कर लेना, अगर एग्जाम में आया और आप स्किप करके आए तो हमारे हाथों से बहुत पिटने वाले हो, ओके। अगर पिटना नहीं चाहते हो तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ओके। अगर नहीं किए हो तो वाली कंडीशन बता रहे हैं, कर लिए हो तो अच्छी बात है भाई, ओके। चलिए अब इसमें से बता दो कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं भाई, नहीं आते हैं उनको तैयार कर लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर एक स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरक गुणांक है भाई, उनको तैयार कर लेना। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, ठीक है। क्या तैयार करोगे? स्वप्रेरण गुणांक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस तैयार कर लेना। और 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व आपसे पूछेगा, उसको भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नहीं तैयार करोगे अपना नुकसान करोगे। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इसको तैयार कर लेना भाई अच्छे से आप लोग। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा व कलांतर के लिए व्यंजक, ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पर प्रतिबाधा की बात करता हूँ एलसीआर के लिए, तो जेड बराबर अंडर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, और ये वाला चिन्ह कोई भी बड़ा हो सकता है, एक्सएल और एक्सी में से जो बड़ा उसमें से छोटा घटा देना आपको, ठीक है। या जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पर ओमेगा एल, ये वाला चिन्ह, और 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये जेड निकल के आता है। और अगर हम यहाँ से कलांतर निकालते हैं तो tan फाई बराबर एक्सएल और यही वाला चिन्ह एक्सी अपॉन आर, या फिर फाई बराबर tan इनवर्स, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ बेटा, याद रखना सभी बच्चे। इनको विद सॉल्यूशन के लिए भी सीरीज चलेगी, जो 350 750 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ना, उसी में आपको ये विद सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी लेना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, वहां से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सभी बच्चे याद रखना। लेंस मेकर का सूत्र, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन यहाँ से कुछ बनेंगे भाई। लेंस मेकर का सूत्र आप लोग तैयार कर लेना है यहाँ से, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अभी पढ़ा चुका हूँ। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक, यहाँ से बनता है 2 संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक, ठीक है। संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक, ठीक है, इसको तैयार आप लोग कर लेना, संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक। तो ये क्या निकल के आता है बच्चों, तो 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, अगर दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं तो। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप करके मत जाना। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसको आप लोग
अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। और वैसे जो 750 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ना, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शी की संरचना व कार्यविधि, इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी की संरचना व कार्यविधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत कहना कि दिनेश सर ने बताया नहीं था। सेम यहां पर एक बनता है परावर्तक दूरदर्शी वाला भाई, परावर्तक दूरदर्शी की संरचना, परावर्तक दूरदर्शी की संरचना व कार्यविधि। इसमें से बताओ कितने क्वेश्चंस आप सभी को तैयार हैं भाई? नहीं तैयार? तैयार करो। मैंने क्या बोला, डेली बेसिस पर 2 डेरिवेशंस का भी अगर आप टारगेट बनाओगे ना, केवल 2 डेरिवेशंस भी तैयार करते हो तब भी यार केवल 1 मंथ लगेगा। मैंने क्या बोला, 30 से 40 डेरिवेशंस, 2 तैयार करोगे तो 1 महीने में 60 डेरिवेशंस हो गए। तो चैप्टर 1 से आज से ही उठाना स्टार्ट कर दो। मैं 2 डेरिवेशन तैयार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 2 डेरिवेशन तैयार करने हैं। अगले दिन फिर 2, अगले दिन फिर 2, अगले दिन फिर 2, और एक कॉपी अलग से बना लो, तैयार करो, लिख लिख कर तैयार करो। 2 ही तैयार करो डेरिवेशन में, ये नहीं कहूंगा भी 4-5 पढ़ो, नहीं, 2 ही तैयार करो, बट लिख लिख के तैयार करो। जैसे तैयार हो जाए कॉपी पर जो भी आपने सेल्फ नोट्स बना रखे वहां पर उनको लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन तैयार कैसे करना। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं भूल जाता हूं, भाई लिख कर तैयार करो ना, फिर भूलोगे नहीं कभी। पहली बार में नहीं लिख पाते हो, दूसरी बार लिखो, दूसरी नहीं लिख पाते हो, तीसरी बार लिखो। गलतियां होंगी यार। अगर बच्चा है छोटा सा, जब वो चलना सीखता है, गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चलने लग जाता है। सेम जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, पहली बार में गलत लिखोगे, अगली बार फिर लिखो, फिर गलतियां कम होंगी, फिर अगली बार लिखो, और एक टाइम वो आएगा कि आप आसानी से उस डेरिवेशंस को तैयार कर पाओगे। मैंने क्या बोला भाई, कम तैयार करो लेकिन ऐसा तैयार करो कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ये नहीं कि आपको बस लगे जा रहे हो, तैयार कुछ हो नहीं रहा, वो गलत है भाई। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आइगेंस के, इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से सभी बच्चे। आइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन, तरंगों के परावर्तन, इसकी जगह पर अपवर्तन भी हो सकता है, स्लैश अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद विवर्तन में आपका एकल झिर्री वाला अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, उसको नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। एकल प्रतिरूप वाला ये विवर्तन वाला डेरिवेशन है भाई, यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस बनती हैं, डेरिवेशन यहाँ से एक ही बनता है, उसको मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लेना, एकल झिर्री वाला, ठीक है। देखो जितने डेरिवेशन आप पढ़ सकते हो पढ़ने की कोशिश करो, तैयार करो। टाइम आप ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत बचा हुआ है, ये समय कब बीते जाएगा ना तो आपको खुद से नहीं पता होएगा भाई, ऐसे ही गुजर जाएगा, फिर कहोगे सर हमारा तो टाइम ऐसे ही गुजर गया, सर क्या करें सर, हम फेल हो जाएंगे सर, ये फिर आपके अंदर ना अलग अलग ख्याली पलाव कहते हैं यार, जो भी कहते हैं वो पकने लग जाते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मेहनत करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा व्यतिकरण वाला है, क्वेश्चन नंबर 26। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, द्विझिर्री प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए, छोटा लिखा है वैसे इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। व्यंजक स्थापित कीजिए, ओके। और जो बच्चे पेड है ना, जो बच्चे पेड हैं, ये सारे के सारे डेरिवेशंस विद सॉल्यूशन ऐप में अपडेट हैं बेटा, वहां से भी तैयार करो, हमारी खुद की भाषा में है वो। आप लोग बोलते सर हम मॉडल पेपर ले आ रहे हैं सर उससे तैयार करेंगे, भाई वो थ्योरी इतनी लेंथी होती है, आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे। और इस टाइम जो आपको कोर्स मिल रहा है ना, वो मॉडल पेपर के बराबर प्राइस में है, केवल 999 रुपये में आपको मिल रहा है भाई, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट लाइव क्लासेज हो गए, नोट्स हो गए, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको वहां पर हमने अपडेट कर रखा है, एक बार चेक करना, पूरा अपडेट होगा। जिनको ज्वाइन करना है ज्यादा समय बर्बाद मत करो बेटा, वैसे आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। जिनको भी डर लग रहा है सर हम फेल ना हो जाएं, जो चाहते हैं इनका सॉल्यूशन, क्योंकि देखो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है बेटा, आप भी जानते हो, ठीक है, हमें भी टीचर्स को पे करना होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27,
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आइंस्टीन का इसी मंथ हमारा ये वन शॉट रहेगा, टेंशन ना लो पेड स्टूडेंट्स। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग तैयार नहीं किए हो या फिर सोच रहे हो कि सर नहीं करेंगे, तो कर लेना यार, अगर मेरी बात मानते हो थोड़ी बहुत तो। ओके, अगर नहीं करते हो तो भाई नुकसान किसका करोगे ये बताओ, मेरा करोगे? नहीं करोगे ना, खुद का ही करने वाले हो, या आप लोग भी जानते हो अच्छी तरीके से। तो तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है भाई, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं करोगे तो आप खुद जानो भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। परमाणु वाला जो पोर्शन है भाई, वहां से भी एक बहुत प्यारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वैसे तो कई बनते हैं, एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बनता है, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वाला बनता है, अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग वाला। एक यहाँ से बोर का परमाणु मॉडल आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। परमाणु मॉडल देखो, बाद के जो चैप्टर्स है वहां से ज़्यादा लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आप शुरुआत से ही देखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो शुरुआत वाले सेक्शन से ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज हमें देखने को मिलती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। और पांचवी सीरीज बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो। आरेख खींचिए तथा विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। अभी आपने नहीं पढ़ रखा मॉडर्न फिजिक्स, बट इस मंथ के एंड तक हमारा मॉडर्न फिजिक्स भी एंड हो जाएगा, टेंशन मत लेना कोई भी बच्चा, ठीक है। बस आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, थोड़ा मेहनत करो बेटा, टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप बोलो सर बिना मेहनत के अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत तो बिना मेहनत की अगर सोच रहे यार पॉसिबल है सारी चीज़ें, नॉट पॉसिबल। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 31, यहां पर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। एक हमारे यहां पर बनता है पूर्ण तरंग वाला, ठीक है, तो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। एक यहाँ से एलईडी वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की हमें संरचना बतानी है और इसका पूरा विस्तार से वर्णन करना होता है। एक क्वेश्चन नंबर 34 हमारे यहाँ से बनता है जेनर डायोड वाला, जेनर डायोड या फोटो डायोड आप इसको कह सकते हो, प्रकाश संसूचक के रूप में। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा ट्रांजिस्टर वाले। पीएनपी और एनपीएन दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। बट यहाँ पर हम लोग उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक और उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में इनकी 4 कैटेगरी बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से जो बन सकता है वो है भाई गेट, लॉजिक गेट वाला। लॉन्ग में तो नहीं आता, बट यार 2 नंबर में 3 नंबर में कभी कभी आ जाता है, या कभी कभी 1-1 नंबर में भी ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप स्किप करके नहीं जा सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा यार। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। एक और चीज़, आज बेटा आपका बाय, टेक केयर।